हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, सारे स्टेप्स। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो वीडियो समझ नहीं आएगी। आप ग्लाइकोलाइसिस अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर पूरी साइकिल आपको समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज मतलब शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब ग्लूकोज का या फिर किसी भी शुगर का ब्रेक डाउन करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पैथवे भी कहते हैं। ई से ये 3 साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये साइकिल को एक्सप्लेन किया था पहली बार। ई से एमडन, एम से मैरोफ एंड पी से पार्नस। इनके साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली ईएमपी पैथवे आप से याद रख सकते हो, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस कई सारी रिएक्शंस का एक सीक्वेंस है। कई सारी रिएक्शंस जो है एक सीक्वेंस में लगी हुई है, और एंजाइम की मदद से, है ना, हम किसी भी कंपाउंड को, जैसे ग्लूकोज हो गया या ग्लाइकोजन हो गया, उसे ब्रेक डाउन करते हैं पायरुवेट में या फिर लैक्टेट में, और एटीपी के प्रोडक्शन के साथ। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के मेनली 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे होते हैं मॉलिक्यूल को ताकि उसका ब्रेक डाउन हो। उसके बाद आता है स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज में मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डिवाइड होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी जनरेशन फेज में क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की। देखो होता क्या है, जैसे हमारी सेल है, तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर होता है तो किसी रिसेप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो सेल वॉल पे, ठीक है। तो उनके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो उनके थ्रू एंटर होता है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया, तो अब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है ताकि इसमें से एटीपी निकले। तो ये सेल ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ रिएक्शंस करेगा। पहली रिएक्शन ये है, अभी ग्लूकोज क्या हुआ, एंटर हो गया सेल के अंदर वाया स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर थे जिन्होंने ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री दे दी है। अब वो साइटोप्लाज्म में आ गया। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा सेल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसकी हेल्प से, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है उसकी हेल्प से। और करेगा क्या, एटीपी आएगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडीपी में, ठीक है। एडीपी होता है ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं एटीपी में, और एडीपी में डाइफॉस्फेट है। डाई मतलब 2 फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट का ग्रुप कहाँ गया, वो ग्लूकोज पे अटैच हो गया है, ठीक है। ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे, ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो छठे कार्बन पे जाकर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है जब ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू आता है तो वो बाहर भी जा सकता है अपनी मर्ज़ी से, तो वो बाहर ना चला जाए सेल के, इसलिए उसे फोस्फोराइलेट करना पड़ता है। फोस्फोराइलेशन इसीलिए करी जाती है ताकि ग्लूकोज को ट्रैप किया जा सके इनसाइड द सेल, ठीक है। अब फॉस्फेट उसमें लग गया है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा सेल से, ठीक है। नाउ क्या होगा, उसके बाद आइसोमरेज एक एंजाइम आएगा, वो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो आइसोमर आपको पता है ना, आइसोमर क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर्स दोनों कंपाउंड्स का डिफरेंट होता है। सेम ऐसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर्स हैं। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर ग्लूकोज से डिफरेंट होता है। तो आइसोमरेज ने क्या करा, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ग्लूकोज का, और इसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया, ठीक है। यहाँ पर आगे एक एंजाइम ज़रूर आएगा, बहुत जगह आएगा, जिसके आगे काइनेज लगा होगा। तो काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप को कंपाउंड में अटैच करवाता है काइनेज जो एंजाइम होता है। तो अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा कि एक फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है, पी एफ के यहाँ पे लिखा होगा ना, पी से फोस्फो, एफ से फ्रक्टो और के से काइनेज। मतलब फ्रक्टोज के अंदर एक काइनेज मतलब एक फॉस्फेट को ऐड करने वाला एंजाइम है ये। तो ये एंजाइम ऐड कैसे करता है, एटीपी आएगा दोबारा से और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक और फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज से जुड़ जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस मतलब 2, ठीक है।
और कहाँ कहाँ पर, पहले कार्बन पे और छठे कार्बन पे, दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है, दो। अब ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है। लेकिन इस बार जो हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है, वो उसका ऐड करने का रीज़न कुछ और है। पिछली बार जब हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया था तो वो इसलिए किया था ताकि ग्लूकोज जो है सेल के बाहर ना जा पाए, ट्रैप हो जाए, है ना, इनसाइड द सेल। लेकिन इस बार जब हमने फॉस्फेट ऐड किया है तो वो इसलिए किया है ताकि फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है डीस्टेबलाइज हो जाए। अब ये डीस्टेबलाइज क्यों हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, दो फॉस्फेट ग्रुप हो चुके हैं यहाँ पर। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला आपको पता होगा, PO4 3-, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है फॉस्फेट जो है। अब एक फॉस्फेट ग्रुप ये रहा और एक सेम और इसके जैसा आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों के ऐड होने से क्या होगा, दोनों नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे, है ना, आस पास में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तब ये मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। और ब्रेक डाउन होने में हेल्प कौन करेगा? एल्डोलेज एंजाइम। इसके जितने भी एंजाइम है ना इस साइकिल में, सारी पूरी साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी एंजाइम मिस मत करना है, ठीक है। तो एल्डोलेज एंजाइम की वजह से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस फेज़ को हम स्प्लिटिंग फेज़ कहते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के स्प्लिट होने के टाइम से लेके, ठीक है, और फिर इसका कन्वर्ट होना DHAP का, अभी मैं बताऊंगा आगे, इसका आपस में कन्वर्ट होना, दिस इज स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। फिफ्थ और फोर्थ स्टेप जो है इसका। अब बात करते हैं आगे। अब होगा ये कि जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप इस मॉलिक्यूल के पास चला गया और एक फॉस्फेट ग्रुप इस वाले मॉलिक्यूल के पास चला गया। फ्रक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड था, ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। आप बीच में ब्रेक डाउन हो गया ना एल्डोलेज की वजह से। अब इसे आप शॉर्ट में DHAP भी बोल सकते हो ताकि याद रहे। मैंने इसे G3P लिखा हुआ है ताकि ईजिली याद कर सकूँ मैं, ठीक है। अब होता ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में ना आगे केवल एक ही जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। DHAP यानी कि डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट की रिएक्शन नहीं हो पाएंगे आगे, वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट करेगा प्रोसीड आगे, क्योंकि एंजाइम हमारे पास इसके लिए प्रेजेंट है, ठीक है, इसके लिए नहीं है। तो होता क्या है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, अब वो ट्रायोज फोस्फो आइसोमरेज एंजाइम होता है, उसकी मदद से G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये G3P में कन्वर्ट हो जाएगा तो आगे प्रोसेस चलेगी अब, ठीक है। अब आगे का मैं आपको बताता हूँ। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होंगी उनका अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या जो भी ATP NADP लगेगा उनका अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो यहाँ हमारा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब ये 2 मॉलिक्यूल हो चुके हैं, ठीक है। जब ये 2 मॉलिक्यूल हो चुके हैं तो फिर जो आगे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी ट्वाइस हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से इसके कन्वर्ट होने से हमारा एक नया फेज़ चालू हो चुका है जिसे हम कहते हैं एनर्जी जनरेशन फेज़, ठीक है। एनर्जी जनरेशन फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ATP बन रहा है, यहाँ भी बनेगा और स्टार्टिंग में भी यहाँ पर ATP बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। किसकी मदद से हुआ? एक एंजाइम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेज है मतलब हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो होता क्या है कि एक और फॉस्फेट जो आता है वो ग्रुप उस पर ऐड हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। लेकिन इस बार जो फॉस्फेट आता है वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। इसे इसे हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। ये IP लिखा है ना, इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। ये ATP से नहीं आता, ये ऐसे ही सेल में कहीं से आ जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। सिंपल ऐसे ही मॉलिक्यूल होगा, PO4 3- पर घूमता रहेगा, वो आके इस पर अटैच हो जाएगा और इसकी मदद से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाएगा। मतलब 20 मतलब 2 फॉस्फेट आ गए हैं पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, ठीक है।
अब होगा क्या, जो NAD+ है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, है ना, इस रिएक्शन के थ्रू। और उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन में 2 ATP रिलीज होंगे। 2 ATP क्यों? क्योंकि एक DHAP वाला मॉलिक्यूल भी जो था वो G3P में कन्वर्ट हो गया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, है ना। तो इसलिए ADP जो है ATP में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इन्हें हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये जो दोनों रिएक्शंस हमारी हुई है कन्वर्ट होने की, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, इसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखो NADH बन रहा है और यहाँ पर ATP बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ATP से नहीं लग रहा, तो इसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं यार आगे की। तो जो हमारा ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ किसकी वजह से? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये एंजाइम है, इसकी वजह से कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद इनोलेज एंजाइम आया, उसने कन्वर्ट किया, उसने कन्वर्ट कर दिया 2 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। ओके, नाउ पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम आता है, पायरुवेट काइनेज फॉस्फेनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट में, और इस रिएक्शन में ATP रिलीज होगा ADP से कन्वर्ट होके। ओके, तो पायरुवेट जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस की समरी की बात करते हैं। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था हमारे पास स्टार्टिंग में, और वो कन्वर्ट हुआ किसमें? 2 पायरुवेट में, ठीक है। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने लगाए, ठीक है। और कितने ATP बने हमारे पास? 4 ATP बने। 2 ADP थे, 4 ATP बने, और 2 NAD थे हमारे पास स्टार्टिंग में, और हमारे पास एंड में का मिला हमें 2 NADH2, ठीक है। और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें एडिशनल मिले एक्स्ट्रा, ठीक है। अब एनर्जेटिक्स की बात करते हैं, कहाँ कितना एनर्जी मिला। जब ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पर O2 नहीं है, तब क्या होता है? जब O2 नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? पायरुवेट से आगे रिएक्शंस नहीं होती, ठीक है। पायरुवेट आगे जाके ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो होता क्या है? 2 ATP यूज़ हुए इन्वेस्टमेंट फेज में, ठीक है, स्टार्टिंग में। 4 ATP बने पे ऑफ फेज में। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो यहाँ पर 2 ATP बन रहा है, ये हमारा पे ऑफ फेज था, ठीक है, एनर्जी जनरेशन फेज, इसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं। तो 2 ATP यहाँ बना था, ठीक है, और 2 ATP यहाँ पे बना है, ये रहा। तो 4 ATP यहाँ पर हो गए, और हमने स्टार्टिंग में कितना ATP लगाया था? 1 ATP ये लगाया था, और दूसरा ATP ये लगाया था। तो हमने कितने ATP लगाए? 2 ATP हमने लगाए इन्वेस्टमेंट फेज में, 4 ATP हमें मिले, तो टोटल कितना हो गया? 2 लगाने के बाद 4 में से 2 हो गए, बचे 2, तो 2 ATP हमारा नेट गेन ATP हो गया। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो NADH2 मॉलिक्यूल होता है ना, वो भी हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम उसे भी कंसिडर करते हैं एनर्जी की सोर्स में, ठीक है। होता क्या है? 2 ATP हमने इन्वेस्टमेंट फेज में लगाया था, ये आपको पता है। 4 ATP हमें मिला था, ये भी पता है। लेकिन 2 NADH2 जो है अभी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे। तो उसमें जाएगा, वहाँ से एनर्जी निकलेगी, तो हम इसे एनर्जी का सोर्स कंसिडर करेंगे, और नेट गेन जो हमारा एनर्जी है वो है 2 ATP और 2 NADH2, ठीक है। कुछ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल पैथवे होता है, सभी ऑर्गेनिज्म होंगे, सब चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सभी में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होते हैं सिमिलर होते हैं अक्रॉस सेम स्पीसीज, ठीक है। 2 स्पीसीज़ के अंदर अगर कोई ये X स्पीसीज़ है और कोई Y स्पीसीज़ है, तो उन दोनों के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस दोनों इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। ये कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 वर्ड वाले। फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है फर्मेंटेशन का। ग्लाइकोलाइसिस इज़ नॉट अ ब्रांच पैथवे,
ब्रांच पैथवे का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ पर जब ब्रेक डाउन हुआ था, आपने देखा था ना यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ था, तो वो इस चीज़ को लेकर बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि क्या ग्लाइकोलाइसिस एक ब्रांच पाथवे है, मतलब इसकी कई कई सारी ब्रांचेज हैं। तो इसकी कोई ब्रांचेज नहीं है, बस ये ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ब्रांच पाथवे तब होता जब G3P तो अलग रिएक्शंस कर रहा है और DHAP अलग रिएक्शंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, अलग नहीं करता, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर सेम रिएक्शंस ट्वाइस हो जाता है बस। ठीक है, तो इसलिए ये ब्रांच पाथवे नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस हैज़ नॉट बीन फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस की जो भी पायरुवेट हमारा जो है प्रोडक्ट था वो फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं है। फुल्ली ऑक्सीडाइज तब होता है जब वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता, जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, कार्बन का ही 2 कार्बन होते हैं पायरुवेट में। ठीक है, तो जब ये 2 कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं तब हमारा फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्लूकोज से अभी सिर्फ क्या बना, पायरुवेट बना है। पायरुवेट से आगे वो आगे रिएक्शंस में जाएगा, तब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो अभी पायरुवेट एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, ये बात ठीक है, लेकिन अभी पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है ग्लूकोज। ठीक है, वो आगे की रिएक्शंस में मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लेना। और आगे यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। अभी आगे क्रैब साइकिल भी आएगा, ETS साइकिल भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी साइकिल्स आगे आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है।